देखिए, मैं आपको जो कक्षा 10 का है फ्रांस की क्रांति उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में हुई थी, ठीक है? लेकिन उसका जो कारण था वो कारण क्या था? कि मतलब क्रांति हुई क्यों थी? तो 1783 का दौर था। जैसे कि ब्रिटेन है तो ब्रिटेन का कुल मिला-जुला के 57-58 अलग-अलग मतलब देशों पे, बहुत से देशों पे वो राज करता है। जैसे भारत पे था, ऑस्ट्रिया में था, ऑस्ट्रेलिया में था, अलग-अलग जगह पे। तो ब्रिटेन का जो शासन था वो अमेरिका पे भी था। अब उसमें क्या हुआ कि ब्रिटेन वाले जो लोग थे वो अमेरिका वालों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। जब परेशान कर रहे थे तो बीच में आ गया फ्रांस। वो बोला ब्रिटेन से कि देखो ब्रिटेन तुम ज्यादा बहुत तेज ना बनो, ठीक है, और अमेरिका को आजाद कर दो। तो 1783 में ये फ्रांस बोला था ब्रिटेन से कि अमेरिका को आजाद कर दिया जाए, ठीक है। अब जब फ्रांस ब्रिटेन से बोल दिया कि आप अमेरिका को आजाद कर दीजिए तो वहां पे आजाद कर दिया गया। और 1789 जब आया तो 1789 में जो अमेरिका था उसका खुद का संविधान ब्रिटेन को आजाद होने के बाद बनवा दिया गया कि अब यहाँ के जो लोग हैं इस संविधान के हिसाब से, इस कानून के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो अमेरिका कब आजाद हुआ ब्रिटेन से? 1783। संविधान कब बना? 1789, ठीक है। ये जो है वो फ्रांस की क्रांति का प्रारंभ है। अब अमेरिका वाले जो लोग थे जब वहां के लोग आजाद हो गए, अपने कानून के हिसाब से चलने लगे। फ्रांस में तो जो राजा था, पहले जैसे वहां के जो राजा होते थे ना, लुई एक, लुई दो, लुई तीन, ऐसे लुई लगा के सब हो जाते थे। तो एक लुई 14वां था, बहुत खतरनाक शासक था वो। मतलब अपने आप को भगवान मानता था। वो बोलता था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। मतलब कि मैं खुद राजा हूं और मैं खुद राज्य हूं, मैं खुद भगवान हूं, जो मैं बोलूंगा वही कानून होगा। उसका बेटवा है लुई 15वां, उसका बेटवा है लुई 16वां। तो जो क्रांतियां हुई वो लुई 16वां की वजह से हुई थी, लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। तो अब लुई 16वां का शासनकाल चल रहा है, ठीक है। तो लुई 16वां के शासनकाल में सब लोग जो जनता थी वो लोग देखे कि अमेरिका वाले अपना बना करके संविधान स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे जो जनता थी वो अपने लिए कानून की मांग करने लगी राजा से, क्योंकि जो राजा था वो अपने हिसाब से जनता को एडजस्ट करता था। मतलब चाहे जितना टैक्स वसूल ले, चाहे जितना कुछ भी कर ले, मार दे, पीट दे, किसी को सूली पे चढ़ा दे, अपने मन से सब कुछ करता था, ठीक है। और इतना ज्यादा टैक्स लेता था जनता से जो लुई 16वां था कि जनता एकदम पागल हो गई थी, ठीक है। तो लुई 16वां जो था उसकी पत्नी थी जिसका नाम था मेरी एंटवानेट, ठीक है। वो बहुत ज्यादा खर्चा करती थी और सबसे बड़ा क्रांति का वजह यही था कि फिजूल खर्ची उसकी मेहरारू की। और जो लुई 16वां था, एक दिन उसकी मेहरारू जो थी, मतलब उसकी पत्नी जो थी, वो घूमने गई राज्य में। तो सब जनता तो गरीब हो चुकी थी, तो जनता के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो वो सोचे कि अब महारानी आ रही है, हम लोग कुछ मांगेंगे अगर महारानी से तो कुछ ना कुछ तो खाने के लिए दे ही देगी। तो जनता रोटी मांग रही थी कि रोटी चाहिए खाने के लिए। तो महारानी क्या बोली ना कि इन लोगों को रोटी का जरूरत है, बोल दो कि केक खा ले। जनता मर रही है रोटी खाने के लिए, उसको इतना ना पता है कि गरीबी क्या होता है। मतलब अपने तो ऐसो आराम में रहती थी जो भी महारानी थी, तो उसको कुछ नहीं पता था। तो जो महिलाएं थी छोटे छोटे बच्चों को लेकर के रो रही थी सर, तो वो लोग बहुत ज्यादा भड़क गई। अब क्रांति तो बढ़ गई एकदम, महिलाएं। अब उसमें क्रांति में क्या हुआ कि 5 मई से क्रांति स्टार्ट हो जाता है इसका, ठीक है, 1789। कुल मिला जुला करके उसमें क्रांति बढ़ते बढ़ते 10,000 से ज्यादा महिलाएं भाग ले चुकी थी, जिसको चुड़ैलों का धाबा बोला जाता है महिलाओं के लिए। हालांकि ऐसा वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे झांसी की रानी थी तो उनको महारानी झांसी की रानी, मतलब बहुत बड़ा वो माना जाता है कि योद्धा थी। वहां पे भी जो मतलब महिलाएं थी योद्धा के रूप में दिया जाना चाहिए, मतलब उनको नाम, बट वहां पे चुड़ैलों का धाबा बोल दिया गया है। मतलब निगेटिविटी जैसे दिखाई दे रहा है उसमें। तो जो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब जो जनता थी बहुत ज्यादा विद्रोह करने लगी, तो विद्रोह करने लगी तो लुई 16वां राजा था वो क्या काम किया, सभी जनता को ना एक बड़ा दुर्ग बनवाया था। मतलब बास्तिल का किला था, दुर्ग, ठीक है। उसी में ले जाकर सब जनता को बंद कर दिया। मतलब जितने भी क्रांतिकारी थे सबको जेल में बंद करवा दिया। अब जेल में बंद हो गए तो कुछ बाहर थे, वो लोग क्या काम किए, 14 जुलाई 1789 को गए, अब पूरा बास्तिल का किला तोड़ दिए। वहां से क्रांति बहुत बड़ी रूप ले चुकी थी। जब किला उला तोड़ दिए थे, जितने लोग बंद थे वो लोग और उग्र हो गए, वहां से निकले। इसीलिए 14 जुलाई को बास्तिल के किले से सभी सैनिक आजाद हुए थे, जितने क्रांतिकारी थे, जितने लोग थे। तो जो फ्रांस है वो 14 जुलाई के दिन अपना मतलब राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ठीक है, 14 जुलाई के दिन, ठीक। अब यहाँ पे क्या था कि जैसे फ्रांस में 3 कैटेगरियां थी,
तीन वर्ग में डिवाइड कर दिया गया था लोगों को। पहला जनता था, फिर कुलीन वर्ग था, फिर पादरी। पादरी का मतलब ये होते थे ना क्रिश्चियन लोग, मतलब बहुत ज्यादा अमीर। और जो कुलीन वर्ग था, मतलब कुली मतलब जैसे कुलपति होते हैं, राजा के नीचे वाले लोग, एक विशेष क्षेत्र का प्रावधान जिसके पास होता है, मतलब विशेष क्षेत्र जैसे जमींदार होते हैं ना, उस तरीके से कुलीन वर्ग था। तो जो कुलीन वर्ग था और जो पादरी वर्ग था, ये लोग दोनों लोग राजा के फेवर में रहते थे, क्योंकि राजा से उनको लाभ होता था। कुलीन वर्ग व्यापारी ज्यादा होते थे, तो वो लोग दूसरे देश से व्यापार करते तो राजा से मिलकर करते थे, तो उनको फायदा होता था। घाटा इसमें जनता का होता था। और यो बात था कि जो कुलीन वर्ग था और जो पादरी वर्ग था, इनको टैक्स नहीं देना होता था। टैक्स सबका सब जनता को देना होता था, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक जनता के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। और आपको ये बता दिया जाए कि अब देखिए, जैसे कि क्रांति हो गई, वहां से लोग आजाद हो गए, आए, क्रांति किए, ठीक है। अब क्रांति में जैसे योगदान, क्रांति को और जब बढ़ाया गया कि नहीं यहाँ पे एक निश्चित कानून बनना चाहिए या भी सिस्टमेटिक रहना चाहिए, तो उसके लिए क्या किया गया कि कुछ लोग इसमें योगदान दिए थे। जैसे सबसे पहले योगदान ये था कि एक झंडा बनाया गया। जैसे हमारे यहाँ एक झंडा है, तो झंडा का बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता है, तो वहाँ पे एक झंडा बनाया गया। कोई गीत गाते थे कवि लोग, जैसे यहाँ पे राष्ट्रीय गीत होता है तो एक उत्साह जागृत हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे सैनिकों के लिए एक गीत कवि गाते थे और एक झंडा बनाया गया, और जो शहीद हो जाते थे उनका गुणगान किया जाता था। ये सब चीजें थी। प्लस में 3 लोग व्यक्ति थे जो कि बहुत ज्यादा योगदान दिए थे, मॉन्टेस्क्यू, रूसो और वॉल्टेयर। तो जो रूसो थे, रूसो को फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है, मतलब मेन रूप से क्रांति का अग्रदूत, जिसे भगवान का भेजा गया बोला जाए, तो दूत जो होते हैं उनको उसी रूप में इनको बताया गया था कि अग्रदूत, ठीक है। एक पुस्तक ही लिखे थे जिसका नाम था सामाजिक उपबंध। पुस्तक लिखे थे, मतलब सामाजिक उपबंध का मतलब ये था समाज को किस प्रबंध के हिसाब से चलाया जाना चाहिए, ठीक है, उसको रूसो लिखे। अब मॉन्टेस्क्यू थे, तो ये जो मॉन्टेस्क्यू है, इनका एक पुस्तक था द स्पिरिट ऑफ लॉ, मतलब आत्मा की कहानी या आत्मा के बारे में बताना या आत्मा का कानून, ऐसे बोल सकते, द स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है। एक सिद्धांत दिए थे, अधिकार विभाजन, मतलब जो जिस वर्ग का है, जो जिस काबिलियत का है, उसको उसके अधिकार के हिसाब से बांट दिया जाए, मतलब जिसको जो काम करना चाहिए उसके हिसाब से उसको बांट दिया जाए। यही अधिकार विभाजन था, ठीक है, कि इनके अधिकार में ये चीज है तो इनको यही चीज मिलना चाहिए। तीसरे चीज थे वॉल्टेयर। वॉल्टेयर का कथन बस एक ही था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन अच्छा होता है, मतलब इतना लोग मिल के न शासन करे, एक को बरियार आदमी शासन करेगा बहुत बढ़िया, उस सिस्टम को अच्छे से चला सकता है, ठीक है। तो ये लोग थे। और आपको थोड़ा सा इसमें ये चीज जानना है नेपोलियन के बारे में। तो जो नेपोलियन था वो फ्रांस से रिलेटेड था, है ना। तो नेपोलियन जो था उसका जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था, 69, ठीक, 15 अगस्त 1769 को हुआ था। इसके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था, कार्लो बोनापार्ट, नेपोलियन के पापा जी का नाम था। इसकी पत्नी थी जोजेफाइन, जो पहली पत्नी थी, जो मतलब एक को मेहरारू से शादी कर लिया था, उसका नाम था जोजेफाइन। कुछ दिन हुआ ना तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, अपने पहली पत्नी को तलाक दे दिया, और तलाक देने के बाद मेरियाना लुइसा नाम की एक औरत थी, उससे जाकर के शादी कर लिया, ठीक है। तो दूसरी पत्नी का क्या नाम था, मेरियाना लुइसा था, ठीक। अब 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ। तो वाटरलू के युद्ध का सबसे बड़ा कारण यह था कि जितने भी यूरोपीय देश थे, प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया, सब मिल करके वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को हराना चाहते थे, ठीक है, और हरा भी दिए। हराने के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप है अमेरिका में, वहां पे भेज दिया गया, सेंट हेलेना द्वीप पे, जहां पे 1821 में नेपोलियन मर जाता है। और आपको इसमें एक चीज पढ़ना होता है, वियना कांग्रेस सम्मेलन, ठीक है। तो जो वियना कांग्रेस सम्मेलन था उसमें यही सब देश, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, मतलब यूरोपियन देश, सब लोग मिल करके जो हराए थे जब वाटरलू के युद्ध में, उसके बाद एक समझौता किया गया कि किसका क्षेत्र कितना होगा, जो नेपोलियन का पूरा क्षेत्र है। अब ये सब लोग मिल करके नेपोलियन को हरा दिए, तो जो वो क्षेत्र मिला है वो अपने में डिवाइड कर रहे थे, तो वो समझौता किए थे, जिसको वियना कांग्रेस समझौता बोला जाता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और इसके अगले पार्ट में हम लोग जर्मनी या फिर जो भी और एकीकरण हुए उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।